गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल के क्लासेज में हमने काफ़ी विस्तार से पर्सपेक्टिव पर चर्चा की कि बेसिकली अगर हम अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बीपीएससी की नीड और रिक्वायरमेंट क्या है और उस नीड और रिक्वायरमेंट के प्रति हम किस प्रकार रेस्पॉन्सिव हो सकते हैं। आज की चर्चा हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं होनी है। आज की जो हमारी चर्चा होनी है वो स्पेसिफिक फॉर्म में, क्योंकि हम टॉपिक पिक करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। नहीं, और मेरी अपनी आदत है कि किसी भी टॉपिक को पिक करने के पहले स्पेसिफिक रूप में दो चीज़ों को मैं जरूर डिस्कस करता हूं। नंबर 1, उसका सिलेबस क्या है, और नंबर 2, उसके ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड के कंटेक्स्ट में ही हम सिलेबस की बात करते हुए आते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले 4 चीजों को वन बाय वन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंडियन पॉलिटी सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्न, शॉर्ट नोट्स और फुल क्वेश्चन। दूसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चन, और तीसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में हम पॉलिटी के सिलेबस को हम कैसे डिफाइन कर सकते, कैसे रिडिफाइन करने की आवश्यकता है। और चौथा, चूंकि अभी आप मतलब तैयारी शुरू कर रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में तैयारी शुरू कर रहे हैं कि आगे सबसे पहले प्री के एग्जाम हैं, मेंस के एग्जाम उसके बाद आने हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या अप्रोचेज होने चाहिए, वन बाय वन इन सारे बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बड़ी समस्या जो मैं आजकल महसूस कर रहा हूं, और विशेष करके इस समस्या को मैं महसूस कर रहा हूं कहां, तो इस समस्या को मैं महसूस कर रहा हूं बीपीएससी मेंस में, क्योंकि अगर 68वीं बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और केवल 68वीं की बात नहीं कर रहा, 68 ऑनवर्ड्स, क्या परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे 68th बीपीएससी के पहले की स्थिति में जाएं तो आप यह पाएंगे कि पॉलिटी सेक्शन से 4 प्रश्न पूछे जाते थे और 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन आपको रिस्पॉन्ड करने होते थे। नहीं, लेकिन अगर हम देखें अब मीन्स जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न में हम क्या पा रहे हैं, तो न्यू पैटर्न में हम पा यह रहे, शॉर्ट आंसर जो है 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें 3 8 नंबर के होते और 2 7 नंबर के होते, तब ना 38 पूरेंगे। और फुल क्वेश्चन अगर आप जाकर के देखें तो फुल क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आप ये स्थिति क्या पाएंगे, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ये आपको करने हैं।
थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न करने होते तो आपके पास विकल्प ज्यादा होती, नहीं? क्योंकि हो सकता है 4 प्रश्नों में जिन 2 प्रश्नों को आप जान रहे हैं वो क्लब एक ही प्रश्न में हो गए हो, आइदर दिस और दैट, नहीं? और अगर दोनों एक साथ क्लब हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा प्रश्न जो आपको लिखना है वहां पर आपकी परेशानियां क्या हो जाएंगी? आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नए पैटर्न को आप देखें तो पहला परिवर्तन जो दिखाई पड़ता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़े। क्योंकि अब आपको 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं, अब आपको 9 क्वेश्चन करने हैं। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें तो देखेंगे विकल्पों का सीमित होना। लिमिटेड ऑप्शंस, क्योंकि अब आपको ये 9 प्रश्न जो करने हैं, 9 क्वेश्चन, इनफैक्ट 7 क्वेश्चन जो आपको करने हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। और इनमें अगर आप जाकर के देखें शॉर्ट नोट्स में नो अल्टरनेटिव, शॉर्ट नोट्स में आपको विकल्प नहीं करने, विकल्प ही नहीं, ठीक है? ये पेनाल्टी शूट आउट है, या तो हिट करेंगे या बाहर होंगे, दूसरा कोई विकल्प यहां पर नहीं है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। तो प्रश्नों की संख्या बढ़ी, विकल्प सीमित हो रहे, और तीसरा एक और परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप लोगों को गेस करना होता तो आप लोगों के गेस करने का अप्रोचेज क्या होता? जब भी आप गेस कर रहे होते तो जो पिछले वर्ष पूछा गया है, सबसे पहले आप उसको बाहर कर देते हो, यही ना अप्रोच अपनाते हो, नहीं? अब यहां पर देखें, क्या ये अप्रोचेज अभी के पेपर में अपनाया जा सकता? क्योंकि 2 ट्रेंड और आपको दिखेंगे। एक रिपीटेशंस दिखाई पड़ेगा, नहीं? और दूसरा ट्रेंड आपको दिखाई पड़ रहा है मोर देन 1 सिमिलर क्वेश्चन। जैसे अगर देखें, मैंने इस बार चर्चा की, अगर आप प्रश्नों को पलट करके देखें तो मूल ढांचा का जो प्रश्न इस बार पूछा गया है 70th बीपीएससी मेंस में, और मूल ढांचे पर जो प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया है, जस्ट मैं कल आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया था ट्रेंड एनालिसिस। जरा गौर करें, 69th में मूल ढांचे पर प्रश्न क्या पूछा गया? क्रिटिकली एग्जामिन द, दूसरे पेज पर मैं लिखता, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या थ्योरी, यहां थ्योरी यूज किया गया है।
regarding Indian Constitution. नहीं, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि आज के डिस्कशन का जो थीम हमने रखा है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, नहीं, और क्या पढ़ें क्या छोड़ें बिना इस डिस्क्रिप्शन के आप नहीं समझ सकते। अब अगर गौर करें, एक इसी से मिलता जुलता ये 78th बीपीएससी का प्रश्न है। सॉरी 69th, बात वही है, बहुत का फर्क नहीं है। और कौन ठीक अगली बार फिर कुछ बदल करके पूछ दिया जाए। और दूसरा प्रश्न जो है 68th बीपीएससी का है। इस बार का कई बार पेपर जो इस बार का देखा ना, ठीक है, तो कई बार पेपर से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को पेपर सेट करने के लिए सौंपा गया है जो नवसिखुआ है। यद्यपि ये बड़ी टिप्पणी है, नहीं, आइदर वह नवसिखुआ है या उसे जो है बीपीएससी के सिलेबस की समझ नहीं है। मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है। और ये बात पॉलिटी के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा। पॉलिटी के तो प्रश्न शानदार ही, अल्टीमेट, लेकिन एक ओवरऑल पेपर से गुजरते हुए। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज मैंने महसूस किया कि मतलब बीपीएससी का पेपर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बैट लेकर जब क्रीज पर उतर रहे हैं तो पहले से यह डिसाइड करके ना उतरे कि किस तरह के शॉट को हमें खेलना है। ओपन माइंड के साथ पिच पर उतरे, नहीं, और बॉल के मेरिट और डिमेरिट के हिसाब से निर्धारित करें कि आपको किस तरह के शॉट वहां पर खेलने हैं। और अगर आप देखेंगे तो सेक्शन टू सेक्शन अगर आप मूव करेंगे तो एनालिसिस आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले 68 बीपीएससी के उस प्रश्न को मैं पिक कर लेता। वो भी प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न था, और ये प्रश्न था पॉलिटी सेक्शन में ना पूछा जाकर के यह प्रश्न पूछा गया था करेंट सेक्शन में। और प्रश्न क्या था? आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे सिद्धांत के बारे में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का
भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण करें। कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। In the wake of its criticism by the Vice President of India recently, critically examined the doctrine of basic structure given by the Supreme Court of India half a century ago. Do you think this debate will prove to be a point of clash between the executive and the judiciary in near future? Give arguments. और अगर आप में से जिन लोगों ने 69वीं बीपीएससी का एग्जाम दिया है, पीटी, आप गौर कीजिएगा, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा तो वहां पर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया? पूछा गया था नहीं? अब यहां से प्रश्नों के ट्रेंड को आप समझने की कोशिश करें। इस चीज को समझने की जरूरत है। और एक मैसेज मैं आपको देना चाह रहा, जीएस के प्रश्न इस बात से नहीं निर्धारित होते कि क्या पिछले साल पूछा जा चुका है और क्या नहीं पूछा गया है। जैसे अगर देखिए G20 पर लास्ट 68th बीपीएससी मेंस में भी प्रश्न पूछे गए और G20 पर 69th बीपीएससी मेंस में भी प्रश्न उठा करके पूछे गए। जिन लोगों ने यह सोचा होगा कि 68 में तो G20 पूछा ही जा चुका है तो अब यहां से पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्या आपको नहीं लगता उनको झटका लगा होगा? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर प्रश्न 68 में भी पूछे गए और 69 में भी प्रश्न उठा करके पूछे गए। जिन लोगों ने यह मान करके छोड़ा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर प्रश्न पूछा जा चुका है, अब इस बार नहीं पूछा जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि उनको झटका लगा होगा? नहीं? अब अगर आप देखें, क्या आपको लगता नहीं है कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एक स्पेसिफिक एंगल की बात करता नहीं? यह प्रश्न जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो क्रिटिसिज्म उसका प्रस्तुत किया गया है, उसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन की उम्मीद आपसे करता है। और क्रिटिकल एग्जामिनेशन कब आप करेंगे? जब आपको यह पता हो बेसिस ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, यह पता होना चाहिए। नंबर 2, केवल इतना पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म की क्या सीमाएं हैं। अभी अगर हाल के घटनाक्रम को देखें
तो उपराष्ट्रपति महोदय बहुत आहत थे मिमिक्री से, और मिमिक्री के ठीक पहले एक और प्रकरण हुआ था, इससे काफी आहत थे। और अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है ना कि भाजपा की ओर से पहली बार कोई उपराष्ट्रपति बने, पहले भी उपराष्ट्रपति रहे नहीं। हार्डकोर भैरव सिंह शेखावत, अटल जी के समय जो उपराष्ट्रपति बने, हार्डकोर भाजपाई थे, संघ के थे नहीं, या इनके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे नहीं। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, उनके एक्ट, उनके स्पीचेज उस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं होते हैं जिस तरह से इस करेंट पर्सपेक्टिव में। क्योंकि आप खुद सोच करके देखें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं, और ऐसे मसलों में उलझने की बजाय, क्या आपको नहीं लगता ऐसे मसलों पर उलझने से बचना चाहिए था उन्हें? सिंपल सी चीज। और अगर वो नहीं बचेंगे, ऐसे मसलों पर उलझेंगे, तो ये दोनों के लिए डैमेजिंग होगा। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए भी डैमेजिंग होगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के प्रेस्टीज और उसकी डिग्निटी के लिए भी डैमेजिंग होगा। पद की, संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा के भी प्रतिकूल होगा। एंड एट द सेम टाइम देखें कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पॉलिटिसाइजेशन की संभावना बढ़ेगी नहीं। और एक और बात इसके अलावा ध्यान रखें, हम और आप किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से असहमत होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हैं, ठीक है, उसका इंपैक्ट और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आलोचना की जा रही है, उसका इंपैक्ट, दोनों के इंपैक्ट अलग अलग होंगे या नहीं, इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए या नहीं? यहां पर तो ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट से है। यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो इसी प्रश्न का मूल ढांचे के सिद्धांत का के आलोचनात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा की गई है आपसे नहीं? यहां पर भी प्रश्न का कंटेक्स्ट यही है। एक दूसरा कंटेक्स्ट हम जोड़ देंगे कि किरण रिजिजू जी जब तक लॉ मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी लगातार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर अटैक किया है नहीं? और देर सवेर अगर आप देख लें तो देर सवेर आप देखेंगे कन्फ्लिक्ट कम नहीं होने वाला है। ये कन्फ्लिक्ट जो है आने वाले समय में बढ़ने वाला है। अभी एक वीडियो अभी 2 घंटे पहले मुझे मिला है, बिहार के एक स्कूल का वीडियो है, मिडिल स्कूल का वीडियो है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जो स्थानीय सांसद भी हैं, ठीक है, बच्चों के स्कूलों में जा रहे हैं और बाजाबता वो वीडियो 6 मिनट का है नहीं। उन बच्चों से किसको वोट देंगे, अपने माँ पिताजी को किनको वोट देने के लिए कहेंगे, ठीक है, 22 तारीख को क्या है, इसे कैसे मनाएंगे, बाजाबता बच्चों, क्लास में बैठे बच्चों को बतलाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्सेप्शनल इंस्टेंसेज है। आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चीजें होती हुई दिखाई पड़ रही और ये चीजें आम होती जा रही हैं नहीं। तो सवाल यहां पर यह उभर करके आता, ऐसी स्थिति में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का औचित्य क्या है नहीं? तो अगर आप यहां पर जाकर के देखें, प्रश्न लगभग रिपीटेड है
कंटेक्स्ट केवल बदले हुए, ठीक है, कंटेक्स्ट बदले हुए हैं। इस प्रश्न का आंसर आप ट्रेडिशनल तरीके से भी दे सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं, उसको करंट से लिंकअप करते हुए, और कंटेंट भी आपका करंट से अपडेटेड होगा और कंटेंट के साथ साथ आप जाकर के देखें तो प्रेजेंटेशन भी आपका उससे अपडेटेड होगा। लेकिन एक और डिफरेंस है, इस प्रश्न को रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास कितने मिनट का समय है? इस प्रश्न को रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास 22 मिनट का समय है। एंड 22 मिनट मीन्स लगभग 400 to 450 वर्ड्स। इस कंटेक्स्ट को समझिएगा। और इस प्रश्न को रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास कितने मिनट का समय है? 4 मिनट का समय है। और 4 मिनट का मतलब अधिक से अधिक आप कितना लिखेंगे? 80 to 90 वर्ड्स। और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, जोड़ लेना। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 नहीं, और 9 पंचे 45, मोटा मोटी। इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते नहीं। और अभी तक अगर मुझसे पूछें तो अभी तक बच्चों की कॉपी से गुजरने के बाद लगा, मुझे यह महसूस हुआ कि बच्चे अब तक ये निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि शॉर्ट नोट्स को हमें कितने समय में रेस्पॉन्ड करना है और कितने लेंथ में रेस्पॉन्ड करना है। अब तक यह निर्धारित नहीं हो पाया है। नहीं, टेस्ट में हमने देखा कई बच्चों ने 2-2 पेज में आंसर लिखा है 7 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन का। तो एक बड़ी समस्या जिसकी ओर मैं इशारा करना चाह रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। एक बड़ी समस्या जो उभर करके सामने आ रही है कि 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसको शॉर्ट नोट्स ना कहें, क्या कहा जा रहा है? शॉर्ट आंसर, जिसके लिए आपको 4 मिनट और 80 से 90 शब्द हैं, उसको शॉर्ट आंसर कहा जा रहा है। नहीं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फुल है, फुल क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स डाल दिया गया है। और यहां पर आकर के देखिए, दूसरा है फुल क्वेश्चन, और फुल क्वेश्चन का यहां पर फुल आंसर लिखना। यहां पर आपके पास 22 मिनट का समय है और यहां पर आपके पास 400 से 450 शब्द। क्या हुआ? अच्छा, अब तो देख रहे हैं अमृत महोत्सव के दौर में डायरेक्ट लाइट नहीं मिलेगा तो क्या इंडायरेक्ट मिलेगा? हाँ, अरे प्रकाश ग्रहण करें, समझे? मतलब आने वाली पीढ़ी को यह मौका नहीं मिलेगा अमृत काल में जीने का और अमृत महोत्सव को मनाने का, समझे? क्या? अति भाग्यशाली। और ध्यान रखिएगा, अति सर्वत्र बजाय देत। ठीक है, तो अब इस कंटेक्स्ट को देखें। एक बड़ी समस्या यहां पर है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं और किसी किताब की बात नहीं कर रहा,
मुझे अभी भी ध्यान है कि जब सिविल की तैयारी की आधी दूरी तय की तो 2000 से सिविल के सिलेबस में भी बदलाव लाया गया और प्रश्नों के पैटर्न में भी बदलाव लाया गया। तो 140 नंबर के 2 मार्कर पूछे जाते थे। पेपर 1 में 30 2 मार्कर होते थे और पेपर 2 में 40 2 मार्कर होते थे। और वो जो 2 मार्कर प्रश्न होते थे उनको 25 से 30 शब्द में लिखना होता था। ठीक है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते थे या अदर। तो संयोग से जब अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो मुजफ्फरपुर का ही मेरा मित्र था, तो हम लोग मेंस के लिए साथ लगे हुए थे। तो सुबह मेरे ही कमरे पर आ जाता और हम लोग साथ बैठ करके पढ़ाई करते शाम तक। तो वो अक्सर कहता, अच्छा सर्वेश बीच बीच में ये बतलाओ तो ये पूछता हो तो की लिखबे। थोड़ा मुजफ्फरपुर का टोन मुझसे नहीं होता है, जो भी टोन हो। तो मैं बतलाना शुरू करता था। तो जैसे मैं बतलाना शुरू करता था तो कहता था, देख तू हमरा समझो ना, ये बतो कि तू की लिखबे। तो एक जैसे बोलता था ना कि तू समझो ना, इच्छा होती थी पकड़ूं और 2 जहां पर खींच के दूं। मतलब रियल फीलिंग बतला रहा हूं। क्यों? रीजन, उसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश कर। लगता था अभी मेरी कमजोर नस पकड़ लिया है। जब हम नहीं जानते हैं ना तो क्या करते हैं, एग्जैक्ट नहीं जानते हैं तो गोल गोल बाउंड्री बनाते हैं। इस चीज को समझे, ये मुझ पर भी लागू होती है, आप पर भी लागू होती है। ठीक है, तो जैसे गोल गोल आप बाउंड्री बनाना शुरू करते हैं, इसका मतलब है हो सकता है लमसम आपको आइडिया हो, एग्जैक्ट आपको पता नहीं। और अगर एग्जैक्ट मालूम नहीं है तो जस्ट बिलीव में आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, गारंटीड। ठीक, अब कहेंगे उस बात की चर्चा यहां पर क्यों कर रहा, इसी बात को एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, किसी प्रश्न के उत्तर को अगर आप 100 शब्द में बढ़िया उत्तर नहीं लिख सकते तो जस्ट बिलीव में आप 600 शब्द में भी बढ़िया उत्तर नहीं लिख सकते, 1000 शब्द में भी बढ़िया उत्तर नहीं लिख सकते। वो बढ़िया आंसर लिखने का भ्रम है, मिसपरसेप्शन है, वो बढ़िया उत्तर नहीं हो सकता। और अगर किसी प्रश्न का आप 600 या 450 शब्दों में बढ़िया उत्तर लिखते हैं तो जस्ट बिलीव में उसको 150 में लिखना हो तब भी बढ़िया उत्तर आप लिखेंगे, और उसे 100 शब्दों में लिखना हो तब भी बढ़िया उत्तर लिखेंगे। बातें समझ रहे नहीं? लेकिन इसके लिए जरूरत किस बात की होगी? कल भी मैंने इसकी ओर इशारा किया था, आज इस पर विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट, तथ्यों के सापेक्षिक महत्व की समझ आपके पास होनी चाहिए। और तथ्यों के सापेक्षिक महत्व की समझ आपके पास होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल मतलब है कि कौन सी चीजें अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं और कौन सी चीजें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो उस स्थिति में जो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वहां पर थोड़ा विस्तार में आप जाएंगे, लेंथ देंगे, उनको फोकस करेंगे। जो चीजें कम महत्वपूर्ण है उनको इंडिकेटिवली आप मेंशन करने की कोशिश करेंगे,
और जो चीजें उससे भी कम महत्वपूर्ण हैं उनको जरूरत पड़ने पर हम छोड़ने से भी परहेज नहीं करेंगे। मेरी बातें समझ में आई? तो जब मैं कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करनी होनी चाहिए, तो कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट के जरिए मैं इसी ओर संकेत कर रहा। अगर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट से आप परिचित हैं तो इसका मतलब कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड है। अगर आप उससे परिचित नहीं है तो आपकी कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड नहीं है। क्लियर? तो अगर डेवलप्ड नहीं है तो हमें क्या करना होगा? अगर कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तो उस अंडरस्टैंडिंग को हमें डेवलप करने की कोशिश करनी होगी। इस चीज को समझिए। और एक बार अगर यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर आपको चाहे वो 450 शब्दों में लिखना हो, चाहे उसको 80 to 90 वर्ड्स में रेस्पॉन्ड करने हो, दिक्कत नहीं होगी, ये मैं इंश्योर करता हूं। हाँ, एक चीज जरूर सजेस्ट मैं करूंगा, ठीक है? सजेस्ट यह करूंगा कि जब 80 या 90 शब्द या मैक्सिमम 100 शब्द में आप आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर अगर आप लैंग्वेज का बहुत अधिक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेगी। बेसिकली इस बात को समझिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करते हुए ज्यादा बेहतर है हम पॉइंट फॉर्म में राइटिंग करें, और पॉइंट फॉर्म में भी पूरा लाइन ना लिखें, हम इंडिकेट करते हुए आगे बढ़े। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अगर इस अप्रोचेज को हम अपनाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हम अधिक से अधिक डायमेंशन को कवर अप करने की स्थिति में होंगे। अगर उस अप्रोचेज को हम नहीं अपनाते हैं तो हम अधिक से अधिक डायमेंशन को कवर करने की स्थिति में नहीं होंगे। और अधिक से अधिक डायमेंशन शॉर्ट नोट्स की स्थिति में जो मतलब मैं देखता हूं कि पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स में मुश्किल से 1 या 2 पॉइंट मुझे मिलते। 1 पॉइंट मिलता तो 1 नंबर दे देता हूं, 2 पॉइंट मिलता 2 नंबर दे देता हूं, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। ठीक है? दूसरी एक बीमारी क्या है, और यह बीमारी बड़ी गंभीर है, ठीक है? वो बीमारी क्या है? तो अक्सर मैं कोट करता हूं, राष्ट्र कवि के बारे में सुना होगा, किनको कहा जाता है? अरे दिनकर के अलावा भी किन्हीं को कहा जाता है? मैथिली सेनगुप्त को। तो उनकी एक रचना है साकेत। तो साकेत में लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। तो लक्ष्मण अपने को उर्मिला का दास कहकर संबोधित करते। तो उर्मिला लक्ष्मण से प्रश्न करती है, प्रिय दास बनना किस लिए? क्या दासी बनाना इसीलिए? प्रिय दास बनना किस लिए? क्या दासी बनाना इसीलिए? नहीं? क्योंकि जब भी बात होती है भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान, तुरंत हम लोग कोट करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। है? ठीक है? और ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है बहुत चालबाज है। नहीं? अक्सर अपने को दास कहता है और दासी बना डालता है। नहीं? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, भूमिका, जब हम अपने को दास कहते तो भूमिका है, दासी बनाने की भूमिका यहीं से तैयार होती है। नहीं? तो भूमिका के संदर्भ में एक बात हमेशा ध्यान रखें, और अक्सर मैं कमेंट देता इंट्रोडक्शन को लेकर के, बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट।
एक्यूरेसी एट द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड। हम लोग क्या करते, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो अप्रोच भूमिका को लेकर अपनाते, नहीं कि प्रश्न कुछ भी पूछा जाए, लक्ष्यदार एक पैराग्राफ होना चाहिए। जिस लक्ष्यदार पैराग्राफ का प्रश्न की मूल मांग से दूर दूर तक संबंध नहीं, प्रश्न को रेस्पॉन्ड करना हम शुरू करते दूसरे पैराग्राफ से, और हमारा उत्तर समाप्त हो जाता है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पर। लास्ट पैराग्राफ में हम क्या करते, सेकेंड पैराग्राफ से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ तक जो हमने लिखा है उसी को हम क्या करते, उसी को इन ब्रीफ हम दोहराते दिखाई पड़ते। नहीं तो अगर आपके लिए भी इंट्रोडक्शन का यह मतलब है, अगर आपके लिए भी यह कंक्लूजन का मतलब है, तो मेरा क्लियर मैसेज है, नो इंट्रोडक्शन नो कंक्लूजन। आंसर वहीं से शुरू करें जहां पर प्रश्न खत्म हो रहा है। आंसर वहीं से आपको शुरू करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, रिपीटेशन से हर स्थिति में परहेज करना है। भाषण प्रतियोगिता में आप लोगों ने कभी भाग लिया है किसी भी स्तर पर? क्या? अरे हाँ या ना? हाँ। तो भाषण जो भी देते होंगे तो जब स्टार्ट करते होंगे तो एक लाइन जरूर यूज करते होंगे, नहीं? कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय बहुत कम है, और ना उतनी कम बातों में, उतने कम समय में सारी बातें नहीं कही जा सकती। फिर भी नहीं, मोटा मोटी मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा जिससे एक ये मौजूद होता, नहीं, ताकि वहां जो निर्णायक मंडल बैठा हुआ पैनल जो हमारे परफॉर्मेंस को जो है इवैल्यूएट कर रहा है, उस निर्णायक मंडल को लगे कि इसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय के अभाव के कारण जो है ये क्या हो गया, चलो ठीक है। तो समय के अभाव के कारण ये सारी बातें नहीं कह सकता, और समय के अभाव के कारण सारी बातें नहीं कह सकता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा इसको मिलना चाहिए, यही पर्सपेक्टिव होता ना, नहीं। लेकिन जब आप दोहराना शुरू करते हैं, रिपीट करना शुरू करते, तो एग्जामिनर या जो भी इवैल्यूएट कर रहा है उसको मैसेज क्या जाता, उसको मैसेज जाता है इसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है नया, अब यह अपनी बातों को रिपीट कर रहा है, नहीं। और कम से कम ये सही मैसेज जाएगा, इसका सही मैसेज नहीं जाता, इस बात को ध्यान में रखें। और सही मैसेज अगर नहीं जाएगा तो मार्किंग प्रभावित होगी या नहीं, तो वो चीजें तो यहां पर भी लागू होंगी। आप दोहरा रहे हैं कंक्लूजन के रूप में उन्हीं बातों को जो पहले कह चुके हैं, तो वो समय जो दे रहे हैं कंक्लूजन पर, जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वहां पर, क्या वह कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है? और अगर वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है तो क्या आपको लगता है कि उसके एवज में कुछ नंबर बढ़ जाएंगे? टेल मी, मेरी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो इस चीज को रुक करके ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अगर आप जाकर के देखें शॉर्ट नोट्स के या शॉर्ट क्वेश्चन के इंक्लूजन के कारण एक और समस्या उभर करके सामने आई है। आप गौर कीजिएगा, ये गौर करने के लिए कह रहा हूं मैं, शॉर्ट आंसर का पैटर्न जो आया है, तो शॉर्ट आंसर के इस पैटर्न ने जो ट्रेडिशनल टॉपिक है
ट्रेडिशनल टॉपिक की अहमियत बढ़ा दी है। पलट करके देखें, और सबसे ज्यादा ये चीजें आपको कहां दिखेंगी? पेपर 2 के सेक्शन 2 में। ये चीजें कहां दिखेगी? पेपर 1 के सेक्शन 1 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आकर के देखें तो अब जो सिचुएशन इमर्ज कर रहा है, आपको ट्रेडिशनल टॉपिक को भी कवर करना है एंड एट द सेम टाइम आपको अनकन्वेंशनल टॉपिक को भी कवर करना है। अपारंपरिक टॉपिक को भी कवर करना है। और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो इस चीज ने क्या किया है? सिलेबस को क्या किया है? बीपीएससी मेंस के सिलेबस को रिडिफाइन करने का काम किया है। क्योंकि हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखें, कोई भी जो सिलेबस दिया जाता है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, रियल डिमांड तक पहुंचना है, रियल नीड और रिक्वायरमेंट तक पहुंचना है, तो सिलेबस को आप इंटरप्रेट करें किसके कंटेक्स्ट में? पूछे जाने वाले प्रश्नों के कंटेक्स्ट में। जब पूछे जाने वाले प्रश्नों के कंटेक्स्ट में सिलेबस को इंटरप्रेट करेंगे तो रियल नीड और रिक्वायरमेंट तक आप पहुंच पाने की स्थिति में होंगे। और जब तक उसको नहीं पहुंचेंगे तब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक उसको रेस्पॉन्ड कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। इस कंटेक्स्ट को समझिए। एक और चीज एडिशनल जो चीजें आप ध्यान में रखें, आप पाएंगे कि 5 सेक्शन है जहां शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट आंसर भी लिखने हैं और फुल क्वेश्चन भी लिखने, फुल आंसर भी लिखने हैं। नहीं, हिस्ट्री सेक्शन, करेंट सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, इकोनॉमी सेक्शन और ज्योग्राफी सेक्शन एंड साइंस एंड टेक। और अगर इन 5 सेक्शन में देखें तो 5 सेक्शन में जाएंगे तो अप्रोचेज बदल रहे हैं। हिस्ट्री सेक्शन में देखेंगे तो शॉर्ट आंसर जो लिखने हैं वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स की तरह टॉपिक मौजूद दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अदर जितने सेक्शन में जाएंगे वहां पर फुल क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन मौजूद होंगे। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट आंसर जो लिखने हैं उसमें फुल क्वेश्चन के एक ही डायमेंशन। पिछले बार के प्रश्नों को आप ले जाकर के देखें, 2-2, 3-3 डायमेंशन हर प्रश्न के मौजूद है। इस बार थोड़ी सी इस प्रवृत्ति को चेक करने की कोशिश की गई नहीं, लेकिन नथिंग इज फाइनल। इसमें फाइनल कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करें। नहीं, पेपर 2 के सेक्शन 2 में चले जाएं तो वहां पर देखेंगे ज्योग्राफी का दबाव पिछले 2 वर्षों के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं, साइंस एंड टेक में देखेंगे एक अलग डायमेंशन ले रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ, लेकिन उनमें से इस बार जो प्रश्न पूछे गए उनमें से अधिकांश चीजें ऐसी हैं जिसको घर से तैयार करके आप जाते हैं क्या? नहीं, वहां पर आप कितने बेहतर ऑब्जर्वर हैं। नहीं, और डिमांड ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कैसे आप खुद को रिकलेक्ट करते और उसको कम से कम शब्दों में प्रेजेंट करते, इसी का खेल है। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप जाकर के देखें, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वह यह रोल ऑफ पीटी इन मेंस और रोल ऑफ मेंस इन पीटी, इस चीज को भी समझे, इस चीज को भी समझे। बेसिकली अगर देखें तो क्या मैं उम्मीद करूं
कि पीटी और मेंस के डिफरेंस को आप समझते हैं? अगर 69th के पेपर को आधार बनावें तो अगर हम देखें पीटी में भी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नेचर वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मेंस में भी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नेचर वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोनों जगहों पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इस चीज को समझिए। पीटी में प्राइम ओरिएंटेशन, प्राइम फोकस या प्राइम ओरिएंटेशन किसके प्रति है? फैक्चुअल के प्रति। और मेंस में अगर आप जाकर के देखें, प्राइम फोकस या प्राइम ओरिएंटेशन किसके प्रति है? कंसेप्चुअल के प्रति। अर्थात डिफरेंसेज अगर है तो प्रोपोर्शनल बैलेंस के कंटेक्स्ट में। प्री में प्रोपोर्शनल बैलेंस फैक्ट और इंफॉर्मेशन के तरफ होता, और मेंस में प्रोपोर्शनल बैलेंस कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग की तरफ होता। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे और इसको कभी नहीं भूलेंगे, फैक्ट और कॉन्सेप्ट के इंटर रिलेशन को समझे। फैक्ट और कॉन्सेप्ट के इंटर रिलेशन को समझे। हर कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ न कुछ फैक्ट मौजूद होगा, एंड एट द सेम टाइम हर फैक्ट किसी कॉन्सेप्ट की ओर ले जाएगा। बातें समझ रहे हैं या नहीं? आप में से जिन लोगों ने भी पीटी का एग्जाम पहले दिया हो, क्या आप डायरेक्ट हिट करने की स्थिति में होते सारे प्रश्नों को? 150 प्रश्न में कितने प्रश्न होते जिनको डायरेक्ट हिट करने की स्थिति में आप होते? मतलब 50 प्लस माइनस 50 प्लस माइनस, वो कभी 60 भी हो सकता और कभी 40 भी हो सकता। नहीं, इतने को डायरेक्ट हिट करने की स्थिति में होते। आपको पता होता है कि इसका ये आंसर होगा अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तब। और कट ऑफ कितना जा रहा है? 91। नहीं, निश्चिंत होना चाहते तो 95 को टारगेट करना होगा। तो ये जो मोटा मोटी 40 से 45 प्रश्नों को आपको सही करना है, वो कैसे सही करेंगे? क्या तरीका है? नहीं, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट आपको आंसर पता नहीं है। नहीं, और डायरेक्ट आंसर पता नहीं है तो एक तरीका है, मुट्ठी बांधी और ABCD, बाबा के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, अल्लाह मियाँ के नाम पर, ईसा मूसा के नाम पर टिक मार्क करते। एक तरीका यह है। निगेटिव मार्किंग में तो गए हो नहीं? तो दूसरा तरीका क्या है? हमें यह नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या होगा। जब यह नहीं पता होता तो हम यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते कि 4 विकल्पों में कौन से विकल्प इसके आंसर नहीं होंगे। इसको कहते हैं एलिमिनेशन थ्योरी। नहीं, फर्स्ट स्टेज में करते और एलिमिनेशन थ्योरी के सहारे हम 2 को एलिमिनेट कर देते और केबीसी वाला 50-50 पर पहुंच जाते हैं। और जब केबीसी के 50-50 पर पहुंचते तो क्या करते? वहां पर भी तुक्का नहीं मारना है। बाबा के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है? वहां पर जो जानकारी आपकी है, जो समझ आपकी है, उसको अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन के सहारे
आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन से आंसर मोस्ट नियर अबाउट, किस आंसर के सही होने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, एलिमिनेशन थ्योरी में किसकी भूमिका अहम होती है। हमेशा ध्यान रखें, एलिमिनेशन थ्योरी में फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भूमिका अहम होती है। कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग आपका अगर डेवलप्ड है तो उसी स्थिति में इंटेलेक्चुअल गेसिंग में एक्यूरेसी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, अदरवाइज आप वहां पे मुंह की खाएंगे नहीं। और हमारे अपने अनुभव कहते हैं, अगर वाकई मेंस की तैयारी आपने की है, सही तरीके से तैयारी की है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में कम से कम 7 से 8 प्रश्न प्री में ऐसे होंगे जहां पर आप एडवांटेजियस पोजीशन पर होंगे। प्लस 7 to 8 क्वेश्चन आप अपने स्कोर में कर लें अगर मेंस की आपने तैयारी की, और अगर नहीं की है तो वहां पर डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे। ये तो प्री के कंटेक्स्ट में बात की। मेंस के कंटेक्स्ट में बात करूं, और ये बात में एक कंटेक्स्ट है इस बात का, और वह कंटेक्स्ट यह है कि प्री और मेंस को इंटीग्रेट करके देखें, सेग्रीगेट करके मत देखें। सेग्रीगेशन की एक कॉस्ट होगी और उस कॉस्ट को आप बियर कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेंस में अगर आप जाकर के देखें तो कई बार हम लोगों ने देखा है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में भी और जब से मेंटरशिप शुरू किया है तब से अब तक, कि कोई बच्चा पहली बार अगर दे रहा है तो वो बेहतर स्कोर कर रहा है, लेकिन लेटर फेज में जो है वह स्कोर कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा क्यों? रीजन क्या होता? तो जब आप तैयारी के आरंभिक चरण में होते तो आप इंफॉर्मेटिव होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास होता, कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड नहीं होती अर्ली स्टेज में। जब थोड़े से एडवांस स्टेज में आपकी तैयारी पहुंचती है तो कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगता, समझ विकसित होने लगती है, और फैक्ट पर आपकी निर्भरता घटती है। धीरे धीरे जो है अगर आप देखें तो फैक्ट को आप ओवरलुक करना शुरू करते नहीं। और बार बार मैं कह रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक फैक्ट होता और हर फैक्ट किसी न किसी कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। मेंस में जब आप आंसर लिख रहे होते, आंसर जो राइटिंग आपको करनी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कंसेप्चुअल राइटिंग करनी है। कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग की अहम भूमिका है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें वहां पर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो है सपोर्टिंग रोल में होती। फैक्ट और इंफॉर्मेशन वहां पर सपोर्टिंग रोल में होती, और अगर फैक्ट और इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग रोल में नहीं हो तो जो कंसेप्चुअल राइटिंग आप कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के क्या होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल होगी, उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध होगी। कई बार ऐसी चीजें लिखेंगे आप जिसमें वेगनेस होगा, जहां पर अस्पष्टता होगी। और मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर जो है अंधा होता है और इंटरव्यूअर जो है बहरा होता है। मतलब इसको लिख लीजिएगा, मार्के की बात। और अंधा होने का यह मतलब नहीं है कि कुछ नहीं दिखाई देगा उसको। अंधा होने का मतलब समझिए,
अगर आपने स्पष्टता के साथ अपनी बातें नहीं रखी तो ये मत अपेक्षा करें एग्जामिनर से कि वो आंसर चेक करते हुए दिमाग लगाएगा। ये बात ध्यान रखिए, अंधा होने का मतलब यह है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ गड़बड़ आप कर रहे हैं, समझे, तो इन आंखों के दोष ये है कि सीधे जहां गड़बड़ आपने किया है सीधे आंखें वहां जाएंगी। ठीक उसी प्रकार इंटरव्यूअर बहरा होता है, वो उतना ही सुनेगा जितना आप सुनाने की कोशिश करेंगे। ये मत सोचिए कि इंटरव्यूअर उसके बाद की चीजों को समझ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ उल्टी दिशा में आप बढ़ रहे हैं और अचानक चुप हो गए, ठीक है, तो जो आपने नहीं बोला है वो उन चीजों को भी सुन लेगा, तब खुद ही आएगा, हाँ क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे थे आप, नहीं, और प्रोवोक आपको करेगा और तब आपसे वो निकलवा लेगा, नहीं। और एक बार जब चीजें निकल गई तब तो उसके मकर जाल में आप फंस जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि दोनों सपोर्टिंग रोल में होती, दोनों सपोर्टिंग रोल में होते हैं और उनके सपोर्टिंग रोल को आपको समझना होगा। एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच, नहीं। वो बैलेंस कब डेवलप होगा? जब पढ़ते वक्त फैक्ट और कॉन्सेप्ट के उस इंटर रिलेशन को आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो वो बैलेंस डेवलप्ड होगा। अगर उसको इग्नोर करेंगे तो परेशानियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक में? नहीं। अब अगर यहां से हम आगे बढ़ें तो मेंस पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अब तक जो चर्चा हुई कल और आज, कल इन जनरल पेपर 2 के कंटेक्स्ट में की थी, आज उन्हीं बातों को हम स्पेसिफिक इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम देखें और इस नेचर ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में मैंने नीड और रिक्वायरमेंट की बात की। और कल हमने 5 शब्दों की चर्चा की, 5 फ्रेजेज यूज किए थे। व्यापक समझ, अवधारणा, दूसरा टर्म हमने यूज किया था comprehensive understanding, second one is application, third one is updation, fourth one is interdisciplinary approach, और फिफ्थ वन इज बिहार सेंट्रिक अप्रोच। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखें, कई बार क्या देखेंगे प्रश्न में टेक्निकल टर्म मौजूद होते हैं, और अगर टेक्निकल टर्म प्रश्न में मौजूद हैं तो सबसे पहले उसको रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले बिना टेक्निकल टर्म को रिस्पॉन्ड किए आगे मत बढ़े।
अब ये बतलाइए, जो बातें मैं कहूंगा मानेंगे या करेंगे वही जो आपकी इच्छा है? क्योंकि आप में से कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं? कहां तक? ग्रेजुएशन के ऊपर नहीं गए? पता नहीं, यहां तो भूल ही जाइए, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट ही हूं, समझिए। और सौभाग्य या दुर्भाग्य से कह लें, हिस्ट्री से ही ग्रेजुएट हूं। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि आजकल हिस्ट्री जैसे विषय पर कुछ लिखने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि तुरंत जो है एंटी नेशनल होने का खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, हमारे एक मित्र अभी आए हुए थे, तो कुछ चर्चा चली, तो उन्होंने कुछ कहा। हमने बोला कि महाराज, लग नहीं रहा है आपको देख करके कि हिस्ट्री भी कभी पढ़े सब। तो उन्होंने कहा, पढ़े तो हैं, लेकिन बाप रे बाप, जिंदगी में कभी रोमिला थापर, डी.एन. झा और रामशरण शर्मा को नहीं पढ़ूंगा, और बिपिन चंद्र, समझ। तो हमने कहा, महाराज इतने दिन से आप लोग हैं ना, 1924 में आरएसएस की स्थापना हुई, कम से कम एक पैरेलल धारा ही हिस्टोग्राफी का स्थापित आप कर देते, नहीं? अब जब भी कुछ कहना हो, जब भी कुछ लिखना हो, जब भी कुछ जस्टिफाई करना हो, नहीं, तो पता चला उन्हीं वामपंथियों में से कुछ को पकड़ के अपने खेमे में लाते हैं और उनके माध्यम से आप काम करवाते हैं, उनके मुख से कहलवाते हैं, नहीं? तो E.H. कार की एक बुक है, हिस्टोग्राफी में पढ़ाई जाती है, जो जैसे अपर लेवल पर जाएंगे, हम लोगों ने तो ग्रेजुएशन डेज में पढ़ा था, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो उस बुक में एक जगह पर E.H. कार लिखते हैं कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि कोई व्यक्ति इतिहास से कुछ नहीं सीखता। नहीं, what we can learn from history is this: no one learns anything from history. नहीं, अगर सीखने की बात होती तो हिटलर ने नेपोलियन की गलतियों से सीख ली होती? नहीं। अगर सीखने की बात होती तो मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों से औरंगजेब ने सीख लेने की कोशिश की होती? नहीं। अगर सीखने की बात होती तो इंदिरा गांधी की गलतियों से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी सीख ले सकते थे, नहीं? लेकिन रियलिटी हिस्ट्री की यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। ये एक हाइपोथेसिस उनका है, इसे एग्री किया जा सकता है, इसे डिसएग्री किया जा सकता, उसमें नहीं उलझना है। लेकिन जो बातें मैं कहना चाहता हूं, एडिशनल रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग में और लोग जो आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ एडिशनल रीडिंग मैं सजेस्ट करूंगा। और एडिशनल रीडिंग में मैं सजेस्ट करूंगा पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, क्लास 11, अनिवार्यता पढ़ें। मस्ट रीड की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा जो मेरा सजेशन होगा, सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी
क्लास 11th 12th। दोनों को अनिवार्य, मतलब इसमें 3-4 बुक है, अनिवार्यता पढ़िए अगर आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं। प्रश्न वहां से पूछे जाएं तब भी, और प्रश्न नहीं पूछे जाएं तब भी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे। जाति आधारित राजनीति की बात करूं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करूं, या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करूं, इसको किस रूप में आप देखते, सही या गलत? कुछ तो नजरिया होगा इसको लेकर आपका क्या सही है या गलत? बताइए। पहले सही था, आप गलत। क्या? पहले सही था, आप गलत। अच्छा ये बताइए, पहले क्यों सही था, अब क्यों गलत है? पहले सर कुछ जाति थी जो मतलब लोअर, क्या बताएं उसको, हाँ समझ गए। नीचे थी। अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। सारे लोग इनकी बात से सहमत हैं क्या? नहीं तो बोलिए ना। हाँ सही बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं यहाँ। हाँ हो सकता है 139 करोड़ जनता जिस चीज को सही कह रही हो वो गलत हो, और 1 करोड़ जनता खड़ी होकर के जिस चीज को गलत कहने का साहस जुटा पा रही हो, या 1000 जनता जिसको गलत कहने का साहस जुटा रही हो, वो गलत हो सही की बजाय। हो सकता है, नहीं हो सकता। ये बड़ा सब्जेक्टिव आंसर है, हमेशा ध्यान रखें। चाहे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करूं, चाहे रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करूं, सही है या गलत, इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं दिया जा सकता। दरअसल उसके पीछे का इंटेंशन जो है वह इस बात को निर्धारित करता है कि वह सही है या गलत। उसके पीछे के इंटेंशन को, क्योंकि मुझसे पूछें तो मैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के भी फेवर में हूं और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के फेवर में भी हूं, दोनों के फेवर में मैं हूं। क्योंकि मेरी समझ यह कहती है कि बिना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल इंक्लूजन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और बिना पॉलिटिकल इंक्लूजन के सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन संभव नहीं है। तो अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट के इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करना है, अगर समृद्धि और विकास की समावेशिता को सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना होगा, बहिष्करण के मूल कारणों की पहचान करनी होगी, और बहिष्करण के मूल कारणों की पहचान करते हुए वहां से उसका इलाज करना होगा। मेरी बातें समझ रहे हैं ये? अब कुछ चीजें जो होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं।
कल परसों ही चर्चा चल रही थी, कल ही ये जो टीआरई हुए हैं, इन्हें सबके लिए ओपन किया गया, वेदर दे आर रेसिडेंट ऑफ बिहार और दे आर रेसिडेंट ऑफ आउट ऑफ बिहार। बड़ी जोर चली। और मेरे ख्याल से 63वीं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो उसका टॉपर था श्रेयांश, मध्य प्रदेश का था। तो श्रेयांश आया हुआ था। श्रेयांश के वीडियो को हम लोगों ने, उसका जो सेशन था उस वीडियो को अपलोड किया और उस वीडियो पर जबरदस्त अटैक शुरू हुए। ठीक है। और उसके बाद कई प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिला। एक बार मिथिला स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का सेमिनार चल रहा था, मैं भी वहां पर था। उन्होंने निवास वाली अर्हता के प्रश्न को उठाया और उसके लिए राज्य सरकार को घेरना शुरू किया। मैंने कहा इस प्रश्न को दो कंटेक्स्ट में देखे जाने की जरूरत है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से इसको देखे जाने की जरूरत है। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह निवास संबंधी अर्हता को इंट्रोड्यूस कर सके? ऑथोरिटी है उसके पास, उसके आधार पर वह डिमार्केट कर सके? क्योंकि यह ऑथोरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है? आर्टिकल 16(3) या पार्लियामेंट को ऑथोरिटी दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के पास वह ऑथोरिटी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब कहीं पर भी आप ये स्लोगन देते कि बिहार बिहारियों के लिए है, बिहार में जो भी नौकरियां होंगी वो केवल बिहारियों के लिए उपलब्ध होंगी, तो कभी आप सोचते हैं कि आप नौकरी करने के लिए मुंबई भी जाते, मद्रास भी जाते, हैदराबाद भी जाते, कलकत्ता भी जाते, दिल्ली भी जाते, नहीं, जयपुर भी जाते, भोपाल भी जाते, और जाते नहीं हैं। वहां पर अच्छी खासी आपकी भागीदारी है, नहीं? वहां पर जाकर के देखें, वहां की सेवाओं में नॉन रेसिडेंट बिहारी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। तो जब यहां से आप भगाएंगे तो वो लोग भी तो वहां से भगाना शुरू करेंगे ये नहीं? और जब वो भगाना शुरू करेंगे तब क्या होगा बतलाइए? अरे भाई, फिर आप देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। ओशो का नाम सुना होगा? देख, ओशो कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो तो दो चीजों को बाहर रख दो, एक अपने जूते और दूसरे दिमाग। जूते इसलिए क्योंकि बाहर की गंदगी आपके जूते के सहारे भीतर ना आ जाए, और दिमाग इसलिए नहीं क्योंकि जब भीतर आएंगे उसके साथ तो उसमें अगर कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो हमें अपनी ऊर्जा उसको साफ करने में लगानी होगी। थोड़ा सा मैं इसको बदल दूं तो कम से कम जब मैं आपके सामने मौजूद हैं और आप मेरे सामने मौजूद हैं तो इमोशन को बाहर रख दीजिए। बड़ी खतरनाक चीज है भावना, समझे? यह सच है कि इमोशन के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। यहां तक तो मैं भी सहमत हूं आपसे, लेकिन इसी के साथ एक और बात कहना चाहूंगा, इमोशन के सहारे भी जिंदगी नहीं जी जा सकती। इमोशन के सहारे भी जिंदगी नहीं जी जा सकती। सफल अगर होना है ना, आप इस चीज को समझें, मनुष्य की शारीरिक संरचना को देखें।
सबसे ऊपर क्या है? दिमाग के नीचे, दिल के नीचे, नहीं? ठीक है। ये शारीरिक संरचना हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाती है। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप सफल होना चाहते तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी? इमोशन गाइडेड बाय माइंड। इमोशन गाइडेड बाय माइंड। दिमाग अगर आपके दिल को निर्देशित करेगा, ठीक है, तब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखें। और दिल अगर आपके दिमाग को निर्देशित करना शुरू कर दे, तो सफलता से आप उतने ही दूर होंगे। अदर राज्यों ने किया है, नहीं? एक करने का औपचारिक संदर्भ होगा और दूसरा अनौपचारिक संदर्भ होगा। आप इस बात को समझें। आप जब मेरे सामने आते तब मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि आप मुझसे सहमत हो, लेकिन ये जरूर अपेक्षा करता कि आपकी अपनी सोच हो, और आपकी अपनी जो सोच हो वो रैशनल हो। जब आपकी सोच रैशनल होगी, रैशनलाइज सोच के साथ थॉट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, तो आप मुझसे सहमत हैं या आप मुझसे असहमत हैं, ये प्रश्न गौण पड़ जाता। क्योंकि उसके बाद कहने के तरीके में जो अंतर रहे, पक्ष जो भले हमारे अलग हों, लेकिन दूरियां कम होंगी। इस बात को समझिए। और जब दूरियां कम होंगी तब क्या होगा? संवाद की स्थिति बनेगी। बातें समझ रहे हैं ना? तो आप इस बात को समझें, जहां कहीं वो क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है, नहीं, बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के संभव नहीं है। अरे इतनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, चले जाते हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटवाने के लिए, ताकि वहां पर जमीन खरीद सके, नहीं? और कोई यूपी मध्य प्रदेश वाला आपके यहां जमीन आकर के खरीदे तो बुरा भी लग जाता है। बोलिए। मैं एक प्रश्न उठाता था जब 370 हटा था, नहीं? बहुत लोगों ने उठाया कि अब शादी ब्याह भी वहीं जाकर के करेंगे। हमने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, वहां की लड़कियां भी सुंदर होती हैं, लेकिन सवाल यह है, शादी ब्याह एक तरफा होगा या दो तरफा? हम अपनी बहनों को भी देने के लिए वहां तैयार हैं, बेटियों को देने के लिए तैयार हैं। रैशनल सोच का मतलब यही है। मेरी बातें समझ? तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को हम समझें, नहीं? ठीक है। अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रही है, अगर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रही है, तो हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना होगा। लेकिन अगर उसका इंटेंशन इंक्लूजन है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना होगा। इस बात को हम समझें। मेरिट और डिमेरिट के कंटेक्स्ट में बात करें। मैंने क्यों इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहा? क्योंकि ये चीजें केवल पॉलिटी सेक्शन में हेल्पफुल नहीं होंगी, बल्कि जब आप ऐसे की ओर आप बढ़ेंगे, तो वहां जो कंप्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत होती है, उस कंप्रिहेंसिव अप्रोच को डेवलप करने में ये चीजें सहायक हैं। भारतीय समाज की समझ, भारतीय संस्कृति की समझ, इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट की समझ यहां से विकसित होगी। यहां से यह समझ विकसित होगी जब आप पढ़ेंगे कि देयर इज डिफरेंस। स्वतंत्रता जो है अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी जो है या फ्रीडम जो है, वह एनार्की की ओर ले जाता है।
नहीं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल के डेट में प्रश्न यहां से भी उठा करके पूछा जा सकता, भारतीय संविधान में अंतर्निहित स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट करें। बार बार कहता हूं ना, प्रश्न को इमेजिन करें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की बात करता है, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की बात नहीं करता। अगर वह अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की बात करता तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात वहां पर नहीं होती, युक्त निर्बंधन की बात वहां पर नहीं होती। हम इस चीज को समझें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता, लेकिन यह इक्वलिटी एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है। आप इस बात को समझें। अगर इंटेंशन इक्वलिटी का है तो वह डिफरेंशिएशन के लिए भी परमिट करता है, वह अनइक्वल ट्रीटमेंट का भी आधार तैयार करता है, ताकि इक्वलिटी के जो लक्ष्य हैं उनको अचीव किया जा सके। क्योंकि इक्वलिटी के लक्ष्य को अचीव करना तब तक संभव नहीं है जब तक एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी को रेस्पॉन्ड नहीं किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस की बात करता है, नहीं? और जस्टिस के लिए जरूरत किस चीज की है? जस्टिस के लिए जरूरत है, बिना इक्वलिटी के जस्टिस संभव नहीं है, और बिना लिबर्टी के इक्वलिटी की अहमियत नहीं है। बिना लिबर्टी के इक्वलिटी की अहमियत नहीं है, और बिना इक्वलिटी के जस्टिस की अहमियत नहीं। तो जस्टिस का मतलब जो है जो एग्जिस्टिंग इनजस्टिस है उसको रिस्पॉन्ड करना। बिना उसको रिस्पॉन्ड किए जस्टिस को इंश्योर नहीं किया जा सकता। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ना, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो उनके साथ हुआ है, नहीं? और उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस के रूट्स कहां हैं? इंडियन सोसाइटी और कल्चर में, इंडियन सोशल एंड कल्चरल माइंडसेट में, नहीं? तो पहले जो असमान है उनको समान स्थिति में लाओ ना, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी तो उसके बाद उन्हें कंपीट करने के लिए छोड़ दो। बाघ और बकरी के बीच कंपटीशन करवाइए और कहिए कि हम तो तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। आप न्यूट्रल नहीं हैं, आप उसके फेवर में खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं जो पावरफुल है। तो ये सेंस अगर डेवलप करना है, इसलिए बार बार कह रहा हूं पढ़ने की, और समय है आपके पास, समय है आपके पास। अगर ये पढ़ना आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सका तो मीनिंगलेस है मेरी नजरों में, नहीं? क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों स्थितियों के लिए आप तैयार रहे। तो हो गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ तो अगर एक प्रश्न अपने आप से पूछना हो कि 6 साल हमने बीपीएससी की तैयारी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी की, इसका हासिल क्या है? इसका जवाब तो होना चाहिए। या वो 6 साल मीनिंगलेस रहे? नहीं। तो पढ़ने का मतलब होता है जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं उसको इंकलकेट कर रहे हैं, उनको आत्मसात कर रहे हैं। जब आत्मसात करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि एजुकेशन अगर हमें संस्कारित नहीं कर सकी, शिक्षा अगर हमें संस्कारित नहीं कर सकी, तो वह शिक्षा मीनिंगलेस है। उस शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है।
इस बात को समझने की कोशिश करें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह कि ये जो नीड और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप पॉलिटी के आंसर पलट करके देखें, अब तो कॉपी दे रही है बीपीएससी, नहीं? और हम लोग भी हर साल हर एग्जाम में 5-7 कॉपी तो जरूर पलट करके देखते हैं, नहीं? बच्चों की शिकायत होती, ओह इसमें 14 ही दिया और देना चाहिए था। आज जब मैं बोल देता हूं कि मैं रहता तो 14 भी दे दिया, मैं रहता तो 10-11 देता, तो और बेचारे नाराज हो जाते, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। जबकि रियलिटी वही है जो मैं कह रहा हूं। बीपीएससी बहुत लिबरल मार्किंग करती है, यूपीएससी लिबरल मार्किंग करती है, ठीक है। और अगर माँ पिताजी अगर थोड़े पढ़े लिखे हों या इस फील्ड से जुड़े हों, आरटीआई के जरिए निकाली हुई कॉपी अगर दिखा दें तो खाना खर्ची बंद हो जाएगी। 100 में 80 लोगों की। तो अब यह सवाल उभर करके आता कि प्रश्न जो बीपीएससी पूछ रही है पॉलिटी सेक्शन में, वो एडवांस स्टेज से प्रश्न पूछ रही है, नहीं? और उस एडवांस स्टेज से अगर प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं तो एक प्रश्न तो उभरेगा, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। जैसे अगर आप जाकर के देखें 65th 66 चले जाएं, 67th चले जाएं, पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन अनिवार्यतः रहता था संसद से। 68वीं 69वीं में पार्लियामेंट गायब है, वहां से कोई प्रश्न नहीं है, वहां से कोई प्रश्न नहीं है। जबकि प्रश्नों की संख्या 3 की जगह 9 हो चुकी है, इनफैक्ट 4 की जगह 9 हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट से प्रश्न नहीं है। अगर 70वीं के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो मैं रिफ्लेक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैक्रो एनालिसिस करता हूं। एक प्रश्न प्रस्तावना से उठा करके पूछा गया, और प्रस्तावना क्या है, प्रश्न क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ द गोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके रूप में प्रियम्बल को देखा गया है। एक बार अगर आप जाकर के देखें, नेचर ऑफ स्टेट से प्रश्न, प्रियम्बल को नेचर ऑफ स्टेट से कनेक्ट करके प्रश्न पूछा गया। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से अगर आप जाकर के देखें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से 3 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट रिलेशन से पूछा गया, एक प्रश्न कास्ट सेंसस पूछा गया, और एक प्रश्न बिहार में कोalition पॉलिटिक्स पर पूछा गया। तीसरा अगर आप जाकर के देखें, संविधान संशोधन और अधिकार संबंधी मुद्दे, यहां से 3 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस से पूछा गया, दूसरा प्रश्न बेसिक स्ट्रक्चर से पूछा गया, और तीसरा प्रश्न ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से पूछा गया। सेंटर स्टेट रिलेशन से 2 प्रश्न पूछे गए। संघवाद कह ले, फेडरल स्ट्रक्चर। एक प्रश्न पूछा गया कि नेचर ऑफ मॉडल ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, और दूसरा प्रश्न पूछा गया लोकल सेल्फ बॉडी से, नहीं? तो इस 4 टॉपिक से 9 प्रश्न रहे। कल के डेट में हो सकता है, जैसे आप देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी लगातार बनी हुई है। मतलब अगर मैं इसमें कहूं तो सेंटर स्टेट रिलेशन से 69वीं में भी प्रश्न पूछे गए, 68वीं में भी प्रश्न पूछे गए, 67वीं में भी प्रश्न पूछे गए, 66वीं में भी प्रश्न पूछे गए।
65वीं में नहीं, फिर 64वीं में पूछे गए, 63वीं में पूछे गए। जैसे संसद को गायब किया गया, हो सकता है कल के डेट में सेंटर स्टेट रिलेशन को भी एस्केप कर दे, संभव है या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? कल भी मैंने चर्चा की थी, बैलेंस्ड अप्रोच। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, 2 फॉर्मूले को याद रखें। समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ इसका मतलब समझते हैं या नहीं? आप लोग सब कुछ खाते पीते हैं, अब इसका उल्टा मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि पीना शब्द जो है खतरनाक है, इंजूरियस टू हेल्थ है। समझे? एक सामान्य कंटेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं, क्या सब कुछ खाते पीते हैं सब लोग? नहीं नहीं। तो यहाँ खाना लॉज में रह रहे हैं, खाना पीजी में होता, या कुछ लोग मिलकर के फ्लैट में रहते हैं, खाना खुद बनाते हैं या बनवाते हैं? हम लोग जो है, क्यों प्रश्न पूछा समझ में आ जाएगा। हम लोग जो है 2 रूम का फ्लैट लेके रहते थे, 5 लोग दिल्ली में, ठीक है। और अब 5 आदमी हैं तो सबके इक्वेशन सबके साथ एक समान होंगे? घर में इक्वेशन सबके एक समान होते? नहीं होते, नहीं। तो फॉर्मूला क्या था? मेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट था, नहीं? तो मेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी 2 आदमी 3 आदमी गया, अपना एक बार महीने का सामान राशन पानी उठा के ले आया, ठीक है। दूध और सब्जी 2 आइटम, ऐसा तो नहीं है कि महीने भर का ला के रख दे। तो उस स्थिति में क्या होता था, एक अमाउंट अलॉट किया जाता था और एक सप्ताह रोटेशनल बेसिस पर सबको मेस चलाना होता था, ठीक है। तो उस मेस में 2 फॉर्मूला काम करता था कि किसने बढ़िया तरीके से मेस चलाया है। शाबाशी उसको मिलती थी जिसने एक बैलेंस मेंटेन किया है और सबको लेकर के चले। और दूसरा फॉर्मूला होता था, माइक्रो इक्वेशन भी अंदर होते थे। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है और मेरे इक्वेशन किसी के साथ है, तो वो जब मेस मैनेजर होगा तो मेरे पसंद की चीज़ नहीं बनाएगा, और उसको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं जब मेस मैनेजर होऊंगा तो उसकी पसंद की चीज़ नहीं बनाऊंगा। लेकिन एक और इक्वेशन काम करता था, नहीं, अगर इक्वेशन उस समय के मेस मैनेजर से ठीक नहीं है और किसी को सोयाबीन पसंद नहीं है, हमारा एक रूममेट था, सोयाबीन पसंद नहीं था, मुझे साग नहीं पसंद था, तो वो वीक में 2 शाम कम से कम साग बनवाता था और मैं वीक में 2 दिन सोयाबीन बनवाता था। मतलब इस चीज को बारीकी से समझिएगा। एग्जाम्पल लाइट है, एग्जाम्पल लाइट है, लेकिन इसका कंक्लूजन जो है उसके पीछे जीवन की एक फिलॉसफी है, समझे? तो एक तो ये, दूसरा एक कहावत सुनी होगी, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, तो संयोग से 2 शेर एक साथ एडजस्ट करना पड़ा, ऐसे सिचुएशन बन, ठीक है। और मेरी एक कमजोरी है, कोई अगर छोटा है तो वो स्वाभाविक रूप से मुझसे छूटे हासिल कर लेता। तो संयोग से 2 में एक मैं भी था
ठीक है, तो वहां पर एक फॉर्मूला हमने निकाला, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बोलना जरूरी थोड़े है। अगर दो आदमी हैं, दोनों बोलने वाले हैं, तो विवाद होगा बार बार। बोल रहा है सामने वाला, बोलने दीजिए ना, करना है या नहीं करना है ये तो अपनी मर्जी है। और इन दो चीजों का बाद में कंजुगल लाइफ में कितना फायदा हुआ आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि चुप रह करके प्रेशर रिलीज करना सीख लिया, टकराव से बचना सीख लिया, और एक और चीज सीखा, अब हर कुछ खाता हूं। नहीं, तब मेरे कहने का यह मतलब है, मेरे कहने का यह मतलब है, जो आपका स्ट्रेंथ है कोई जरूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेंथ रहे। ठीक है, और जो आपका वीकनेसेज है वो हमेशा आपका वीकनेसेज रहे, ऐसा भी नहीं है। जब मैं ये कह रहा एवरीथिंग ऑफ समथिंग, इसका मतलब यह है कि ऐसे टॉपिक्स जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे जो टॉपिक हैं उनको हम विस्तार से कवर करें और गहरे जाकर कवर करें। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, ऐसे टॉपिक जहां पर प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। जैसे मैं थोड़ा सा रेफर करना चाहूंगा, कौन से टॉपिक हैं जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर हम मूव करें सेंटर स्टेट रिलेशन, यहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दूसरा टॉपिक है, और सेंटर स्टेट रिलेशन में ही लोकल सेल्फ बॉडी भी आ जाएगी, प्रियम्बल प्लस राइट इशूज। इस टॉपिक में प्रियम्बल के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस भी आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस से इतर फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगे। प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी यहां से कंपैरेटिवली ज्यादा है। नहीं, नेक्स्ट अगर मूव करें सरकार के अंग, और सरकार के अंगों में जाकर के देखेंगे कहां से प्रश्न ज्यादा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कहां पर है। तो एक तो जुडिशियरी से, नहीं, दूसरा एग्जीक्यूटिव से, और एग्जीक्यूटिव में देखेंगे मोस्टली यहां से जो प्रश्न रहेंगे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। बातें समझ रहे हैं या नहीं? अब प्रेसिडेंट आप कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रिलेशन वहीं पर आएंगे। और तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में अगर आप जा रहे हैं तो चाहे एंटी डिफेक्शन की बात करें, स्पीकर की बात करें, या राज्यसभा की बात करें, इसी में आ जाएंगे। नहीं, और एक टॉपिक जो है इसके अलावा क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और जब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात हम कर रहे हैं तो इसी के साथ इलेक्शंस की भी बात कर रहे हैं। आप देखें बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 80% क्वेश्चन यहां से रहे हैं। 80% क्वेश्चन यहां से रहे हैं, और यहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा रही।
इसका मतलब है जब हम इन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं तो इन डेप्थ हम जाए, विस्तार से उनको कवर करें, कहीं गहरे स्तर पर जाकर के हम उनको कवर करने की कोशिश करें। दूसरी ओर अगर हम मूव करें, जब हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक की बात करते हैं, शेष टॉपिक जो इसमें नहीं समा पाए उनको अगर कवर कर रहे हैं, जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमेशा ध्यान रखें, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, यहां से वही प्रश्न पूछे जाएंगे सतह पर तैरते हुए प्रश्न, जो फ्लोर पर आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहां पर प्रश्न फ्लोर पर तैरते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, इन डेप्थ जाकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप देखें, प्रियम्बल पर जो प्रश्न पूछा गया है, पहले प्रियम्बल टॉपिक डिस्कस करूंगा, फिर मैं उस प्रश्न को डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बतला दूं, प्रियम्बल पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप जरा गौर करने की कोशिश करें। पूछा गया है ब्लूप्रिंट ऑफ द गोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अब गोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और उसका ब्लूप्रिंट प्रियम्बल किस रूप में प्रेजेंट कर रहा है ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। नहीं, तो जब तक आप इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, और इंटरप्रेट करते हुए जब तक आप प्रियम्बल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस प्रश्न को प्रॉपरली आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्रियम्बल नेचर, प्रियम्बल का पर्पस, प्रियम्बल जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को किस रूप में निर्धारित करता? दो गोल, क्या क्या? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, पहले कहूं राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता, उसके लिए आवश्यक है फ्रेटर्निटी को डेवलप किया जाए, बंधुत्व को विकसित किया जाए। और फ्रेटर्निटी कैसे डेवलप होगी? जब व्यक्ति की गरिमा अक्षुण्ण रहे। नहीं, और इसी के मद्देनजर ऐसा कहां संभव होगा? एक ऐसे राज्य में संभव होगा जो सॉवरेन हो, जो सोशलिस्ट हो, जो सेकुलर हो, जो डेमोक्रेटिक हो, जो रिपब्लिक हो। ऐसा ही राज्य है इंडिविजुअल के फ्रीडम को भी इंश्योर कर पाने की स्थिति में होगा। ऐसा स्टेट जो होगा वह इक्वलिटी को भी इंश्योर कर पाने की स्थिति में होगा। इक्वलिटी ऑफ, नहीं, प्रेस्टीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी इंश्योर कर पाने की स्थिति में होगा। और ऐसा ही स्टेट पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंश्योर करने की स्थिति में होगा। तो जान आप सब कुछ रहे, जान आप सब कुछ रहे, लेकिन जब तक प्रश्न के कंटेक्स्ट को नहीं समझेंगे और प्रश्न के उस कंटेक्स्ट में उसको इंटरप्रेट करने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक उसको रिस्पॉन्ड करना आपके लिए संभव होगा। यही बातें तो यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, यह बात ध्यान रखें। हर स्थिति में मेरी एक बात ध्यान रखें, अगर सेफ आप खेलना चाहते तो सेफ खेलने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि एटलीस्ट 85% ऑफ सिलेबस को कवर करें, तभी आप सेफ होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है,
क्योंकि आने वाले समय में प्रश्नों के ओरिएंटेशन बदलेंगे, जस्ट बिलीव मी, और वो दिख रहे हैं। हम लोग भी पहले ज्योग्राफी एस्केप कर जाते थे क्योंकि कॉन्फिडेंट रहते थे कि इकोनॉमी में इतनी चीजें हम करवा देंगे कि ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। लेकिन पिछले बैच में स्पेशली ज्योग्राफी को फोकस किया और ज्योग्राफी को कवर करवाया है 68th बीपीएससी के पेपर को देखने के बाद। और जो बच्चे वहां होंगे उनको उन चीजों ने इस बार 69th में पे किया। लगातार उस कंटेक्स्ट में देखें। आगे मैं डिस्कस करूंगा फिर, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है सार्थक विमर्श का प्लान कर रहा हूं बांग्लादेश के नेशनल असेंबली इलेक्शन रिजल्ट पर। ठीक है, मालदीव तो चर्चा में है और आजकल आप लोग धुरपेटे हुए हैं मालदीव को, समझे, गर्दा छोड़ा दिए। नहीं, एक कहावत है ना, खेत खाए भैंसी मुंह चुरल जाए पर्रू का। नहीं तो हमारी पहलवानी मालदीव पर ही चलेगी, समझे। नहीं, चीन पर पहलवानी चलेगी नहीं, पाकिस्तान पर जैसे तैसे आजमाते रहते। लेकिन पाकिस्तान ने भी नेपाल वाला तरीका ढूंढ लिया, और नेपाल वाला तरीका ये ढूंढ लिया क्योंकि नेपाल हमारी नहीं चलने देता है, ध्यान रखिएगा। आज से नहीं, चाइना कार्ड का भारत के अगर किसी पड़ोसी देश ने प्रभावी तरीके से भारत के अगेंस्ट यूज किया है तो वो क्या है, नेपाल, प्रभावी तरीके से। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, और यहीं पर बात आती है सोर्स मटेरियल की, जिसके बारे में मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। पॉलिटी के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में मैं कहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के अलावा जिस चीज को आपको पिक करना चाहिए पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत की बुक में मुझे नहीं लगता पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, समझे। लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी वाली बुक वैसी ही हो गई है जैसे हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी ना, तो इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक पढ़ें तो सजेशन आता था या तो दत्त सुंदरम ले लें या मिश्रापुरी ले लें, और आज तक ना दत्त सुंदरम मैंने पढ़ी है ना मिश्रापुरी पढ़ी, रेफरेंस बुक के लिए जो उसका इस्तेमाल किया। और कम से कम हमारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के वे बच्चे जो इंग्लिश को मैनेज कर सकते हैं, उनको अगर कोई एक बुक सजेस्ट कर